हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉप स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्वस्थ वृत्त के बारे में। और आज स्वस्थ वृत्त के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 देखने वाले, जिसका नाम है ऋतुचर्या अध्याय। इससे पहले हमने इसमें 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आपका चैप्टर फर्स्ट का नाम था स्वस्थ एंड स्वास्थ्य। देन चैप्टर नंबर 2 का नाम था दिनचर्या। देन चैप्टर नंबर 3 का नाम था रात्रिचर्या। देन आज हम बात करने वाले ऋतुचर्या। अगर आप अपना ब्लूप्रिंट देखोगे तो इन 4 चैप्टर के अंदर से करीब करीब 38 से 40 नंबर का आपका यहाँ पर वेटेज दिया गया है। और ऋतुचर्या वाले अध्याय यानी इस चैप्टर से आपका 10 मार्क का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनने वाला है। और आपके दिनचर्या से भी आपका यहाँ पर 10 मार्क का क्वेश्चन बनने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट है। जो शुरू इनिशियल के 4 चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे तो इन चैप्टर को पढ़ाने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। ऋतुचर्या अध्याय हो गया, ठीक है, कुछ कुछ दिनचर्या अध्याय भी होगा, क्योंकि ये हम बीएमएस फर्स्ट प्रॉप के अंदर देख चुके हैं। जो हमने बीएमएस फर्स्ट प्रॉप के अंदर देखा था सेम यहाँ पर ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो चीज़ आपके आगे काम आएगी वो मैं उसके अंदर आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आप लास्ट टाइम पे इस चैप्टर को देख रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि इस चैप्टर की वीडियो देखने की। अगर आपने फर्स्ट प्रॉप में वो चैप्टर पढ़ा है तो वहां से आप कवर कर सकते हो। लेकिन आप इनिशियली पहले आपके पास टाइम है तो आप इस चैप्टर को आसानी से देखें, अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप करें। ठीक है, और चीज़ों को समझे। फिर भी मैं कहूँगा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो आपने पहले पढ़ा था वही पढ़ लेना, उसमें भी आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ऋतुचर्या अध्याय को। वैसे तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली भी ऐसे बता सकता हूँ जो जो नोट्स में लिखा हुआ है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा लिख के पहले एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूं, ताकि आपको जो मेरे नोट्स है वो सारे समझ में आसानी से आ जाए। देखो, बहुत पहले की बात हुआ करती थी जब आप बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर थे। आपने देखा था 6 ऋतुएं होती है। ठीक है, कितनी ऋतुएं होती है? 6 ऋतु होती है। जो नंबर 1 ऋतु थी वो थी आपकी शिशिर ऋतु। देन जो नंबर 2 ऋतु थी वो थी वसंत ऋतु। देन नंबर 3 शिशिर वसंत ग्रीष्म आती है। देन चौथे नंबर पे आपका वर्षा आता है। 5वें नंबर पे शरद आता है। देन छठे नंबर पे आता है हेमंत। तो ये टोटल आपकी 6 ऋतुएं होती है। ठीक है, तो अब इन 6 ऋतु के अंदर आते हैं हमारे 12 महीने। देखो, हर एक ऋतु यानी एक ऋतु के अंदर आपके 2 मंथ आते हैं। ठीक है, जैसे शिशिर ऋतु में अगर हम बात करते हैं तो जनवरी फरवरी आ जाता है। बसंत के अंदर मार्च अप्रैल आ जाता है। ग्रीष्म के अंदर अप्रैल मई जून आ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जुलाई और अगस्त आ जाता है। शरद के अंदर सितंबर और अक्टूबर आ जाता है। और हेमंत के अंदर नवंबर और दिसंबर आ जाता है। वैसे तो ये मिड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम लगभग मान लेते हैं कि शिशिर के अंदर जनवरी फरवरी आता है। वैसे 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक का बीच का जो समय होता है वो शिशिर के अंदर आते हैं। लेकिन लगभग हम यहाँ पर ऐसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना फंसते हुए डायरेक्टली दो दो मंथ यहाँ पर मान लेते हैं। तो इन 6 ऋतु के अंदर ये टोटल 12 महीने होते हैं, वो आपने देख लिया। ये तो हो गया हमारा इंग्लिश कैलेंडर। फिर एक होता है हमारा हिंदी कैलेंडर। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार भी इनके 2 महीने होते हैं, एक होता है माघ, एक होता है फाल्गुन। ठीक है, हर एक ऋतु के अंदर 2 होते हैं, एक माघ होता है, फाल्गुन होता है, जनवरी और फरवरी इसी तरह से। ठीक है, और then बसंत के अंदर भी 2 होते हैं, एक होता है चैत्र होता है, एक होता है वैशाख होता है। ठीक है, और बसंत के अंदर क्या है, ज्येष्ठ होता है, और देन एक होता है, स्पेलिंग आप देख लेना, ज्येष्ठ होता है, आषाढ़ होता है। वर्षा के अंदर श्रवण होता है एंड भाद्र होता है। ठीक है, इसको हम भाद्रपद बोलते हैं। ये सारा नोट्सों के अंदर लिखा हुआ है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सब इजी लगे। जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें इजी लग जाएगी। और शरद के अंदर अश्विन होता है एंड कार्तिक होता है। और हेमंत के अंदर मार्गशीर्ष होता है एंड पौष होता है। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या पता लगा? अभी तक आपको पता लगा कि आपकी टोटल 6 ऋतुएं होती है, हर एक ऋतु के अंदर 2 महीने होते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल 12 महीने यानी एक वर्ष का पूरा कोटा पूरा हो गया है यहाँ पर। अब जिनको हमने डिवाइड किया गया हर एक ऋतु को महीने के अंदर, कि एक ऋतु में 2 मंथ होते हैं। ठीक है, और जो वो मंथ है वो हमने इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार देखा। देन हमने यहाँ पर हिंदी कैलेंडर के अनुसार भी देखा। जब आपके पहले मतलब मम्मी जो लोग वगैरह है वो ऐसे याद करती थी कि मास फाल्गुन चैत्र वैशाख पूस ज्येष्ठ, ये सब इसी तरह से करती थी। तो इनका ज्ञान आप अपने माता पिता से ले सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये बात है आपको ध्यान में रखनी है। देन एक और बात है जिसमें आपको पता लगाना है कि हर एक ऋतु के अंदर कितना बल होता है। ठीक है, देखो, इसकी भी मैं बात आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर 6 ऋतुएं हो गई, तो मैं इन 6 ऋतुओं को थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ। ठीक, तो जैसे मैं पहले आपको बताता हूँ कि एक वर्ष होता है। एक वर्ष के अंदर 2 काल होते हैं। ठीक है, 2 काल। पहला काल का नाम होता है आदान काल। अब ये आदान काल किस चिड़िया का नाम है वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये एक आदान काल होता है और एक होता है विसर काल। ठीक है,
विसर्ग काल। अब एक काल के अंदर यहाँ पर एक आदान काल या एक विसर्ग काल के अंदर तीन तीन ऋतुएं आती है। इसके अंदर भी तीन ऋतुएं आती है, इसके अंदर भी तीन ऋतु आती है। आदान काल क्यों रखा गया है? क्योंकि आदान काल इसलिए रखा गया है कि इसमें जो देखो, आदान काल इसलिए रखा गया है कि इसमें जो सूर्य की जो गति होती है वो उत्तर दिशा की ओर होती है, जिसकी वजह से उसे उत्तरायण भी कहते हैं। आदान काल बोल दो या उत्तरायण बोल दो। उत्तरायण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सूर्य की गति उत्तर दिशा की ओर होती है। आदान काल का बता देता हूँ। आदान काल इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो बल है एक तरीके से कि वो लेने का काम हो रहा है, ठीक है। आदान काल इसलिए बोलते हैं कि सूर्य होता है कि इनमें नीचे जाते जाते सूर्य का ताप बढ़ता जाता है ऋतु के अंदर, और सूर्य आपके अंदर से बल का छीन करता रहता है, इसलिए आदान काल बोला गया है। और इसको विसर्ग काल इसलिए बोला गया है क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से देने का काम करता है, बल को देने का काम करता है। क्योंकि सूर्य का ताप कम होता है, चंद्रमा बढ़ता जाता है, और चंद्रमा का जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देने का काम करता है, ठीक है, ताकत या बल। और विसर्ग काल को हम एक और बोलते हैं दक्षिणायन। दक्षिणायन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सूर्य गति दक्षिण दिशा की ओर होती है, ठीक है। अब इस आदान काल के अंदर तीन ऋतुएं आती है। पहली ऋतु शिशिर होती है, दूसरी वसंत होती है, और तीसरी ग्रीष्म होती है। जो ये ऊपर की तीन ऋतु थी वो आदान काल के अंदर, नीचे की तीन ऋतु आपकी यहाँ पर विसर्ग काल के अंदर आती है, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आसान बातें हैं। अब देखो, ये हमने ऋतु लिख दी। अब हम बात करते हैं रस की। अब रस कैसे याद करना है कि हर एक ऋतु के अंदर एक स्पेसिफिक रस होता है। तो सबसे पहले याद रखना कि हेमंत का मधुर होता है, देन हेमंत के बाद इस पे आना है कि मधुर, अम्ल, लवण, ठीक है। तो कैसे याद रखना है? मधुर, अम्ल, लवण। फिर यहाँ पे आना है कटु, देन तिक्त, देन कषाय। तो इस तरह से आप सिक्वेंसली याद रख सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। इस तरह से आप सिक्वेंस ध्यान रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि बल की बात करते हैं। देखो, हम बीच में से चलते हैं। ये जो दो ऋतु है, ये जो दो ऋतु है, इन दो ऋतु के अंदर जो बल होगा वो कैसा बल होगा? हीन बल होगा। ऑब्वियस ही बात है यार, जो ग्रीष्म है भाई, गर्मियों के अंदर आपके अंदर सबसे कम ताकत होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सूर्य देवता होते हैं उनकी अग्नि बहुत ज्यादा होती है, वो सारे आपके बल का शोषण कर लेते हैं। देन इसके बाद बसंत आता है, देन शरद आता है। इन दो ऋतु के अंदर जो बल होता है वो कैसा बल होता है? मध्यम बल होता है, ठीक है। देन होता है आपके पास शिशिर होता है, देन हेमंत होता है। इन दो ऋतु के अंदर जो बल होता है वो कैसा बल होता है? उत्तम बल होता है, ठीक है। तो हमने बल की बात देख ली, हमने रस की बात देख ली, हमने काल की वगैरह की, और ये इंडी कैलेंडर वगैरह की सबकी यहाँ पर बात देख ली है। तो चलिए अब क्यों ना हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये तो सारी बातें हो गई आपको समझाने के लिए। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऋतुचर्या। अब देखो, सबसे पहले जब हमने देखा था दिनचर्या, रात्रिचर्या, आप इन चीज़ों की डेफिनेशन को जरूर समझे कि क्या क्या आपसे कह रहा है। जैसे दिनचर्या में क्या रहा, क्या था कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर संध्या काल तक के बीच का जो जो भी एक्टिविटी है, जो जो भी चर्या है, वो सारा दिनचर्या के अंदर आ रहा था। उसके बाद रात्रिचर्या के अंदर क्या है? संध्या कालीन के बाद का जो भी समय था ब्रह्म मुहूर्त के बीच का, कि आप उसमें क्या मैथुन कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, जो भी है वो सारा। अब इसी तरह से ऋतुचर्या आते हैं। जैसे कुछ ऋतु बताई गई है कि ये जो ऋतु है, इस ऋतु के अंदर ये 2 महीने आते हैं, इन 2 महीने के अंदर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। या कोई एक जो निश्चित समय बताया गया है कि एक ऋतु के अंदर, वही क्या आपका ऋतुचर्या है। तो यहाँ पर एक श्लोक भी आया था, ऋतुचर्या ऋतु काल विभाग। ये चरक संहिता के अंदर एक चंद्रिका टीका थे जिन्होंने कि चरक संहिता पर टीका लिखी है, उन्होंने ये डेफिनेशन बताई है कि ऋतुचर्या, ठीक है। तो क्या बताया गया है कि ऋतु में जो भी आप यहाँ पर कोई भी एक ऐसी ऋतु होती है जहां पर कुछ आप एक्टिविटीज करते हो, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटीज करते हैं ऋतु काल विभागा। और यहाँ पर जो काल का एक निश्चित भाग को ऋतु कहलाते हैं। ऋतु काल विभाग मतलब जो ऋतु होती है वो काल का एक भाग होती है, एक विभाग होती है, एक पार्ट होती है। समझ रहे हो बात को? हिंदी में ये लिखा है कि काल का एक निश्चित भाग, जो काल का एक निश्चित भाग है उसे ऋतु कहलाते हैं, और उस ऋतु में की जाने वाली चर्या ऋतुचर्या है। जैसे मैं बोल देता हूँ, अभी बसंत बोल देता हूँ, तो बसंत के अंदर 2 महीने होते हैं। कौन कौन से? मार्च और अप्रैल, जो मैंने अभी आपको बताया कि बसंत के अंदर मार्च और अप्रैल होता है। इस मार्च और अप्रैल के अंदर जो जो भी एक्टिविटीज होगी वही क्या वो कहलाएगी? मेरी ऋतुचर्या कहलाएगी। भाई उस ऋतु में जो की जाने वाली चर्या है वो ऋतुचर्या है। जैसे पहला बताया गया है कि काल का एक निश्चित समय, जैसे मैंने बोल दिया कि वसंत के अंदर 2 महीने आ रहे, तो एक निश्चित समय हो गया। इस निश्चित समय यानी मार्च और अप्रैल के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम लघु आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, ठीक है। और हम जो भी है, ठीक, बात मतलब कफ को कम करने वाले आहार का सेवन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी कैसे आ जाएंगी हमारे यहाँ पर? इस ऋतु के अंदर जो भी हम आहार विहार एक्टिविटीज कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी वो ऋतुचर्या कहलाएगी। बात आती है कि ऋतुचर्या का महत्व क्या होता है। पर एक ऑब्वियस है कि अगर आपको पता होगा कि कौन सी ऋतु के अंदर हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जैसे अभी मान लो ठंडी ऋतु है, शिशिर ऋतु चल रही थी,
ठीक है। ये मान लेते हैं कि जनवरी फरवरी का महीना था, तो आपने बढ़िया बढ़िया मीठा वगैरह खाया, रसगुल्ले खाए, रसगुल्ले खाए, कचौड़ी वगैरह खाई, या फिर बढ़िया रबड़ी वगैरह खाई, तो आपने ऐसे कफ वर्धक आहार विहार का सेवन किया। देन उसके बाद शिशिर के बाद जो आपकी अगली ऋतु थी वो बसंत ऋतु थी। अगर आपको पता है कि शिशिर ऋतु के बाद बसंत ऋतु आती है, और बसंत में हमें कफ वर्धक आहार विहार का सेवन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बसंत ऋतु के अंदर जो हमारा कफ का प्रकोप होने लग जाता है। कफ का प्रकोप क्यों होने लग जाता है? क्योंकि इसमें जो सूर्य का ताप है वो थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है। भाई मार्च अप्रैल में थोड़ी गर्मी आ जाती है, जिसकी वजह से जो सूर्य की बल की वजह से, सूर्य के ताप की वजह से जो भी जमा हुआ जो कफ था, ठीक है, शिशिर में जो भी कफ जमा हुआ था, कफ क्यों जमा हुआ था? क्योंकि आप यहाँ पर कफ वर्धक निदानों का सेवन कर रहे थे। अब जैसे ही सूर्य की किरणें उसमें पड़ेंगी तो वो कफ पिघल जाएगा, जो जमा हुआ कफ है वो पिघल जाएगा, तो यहाँ पर आपको कफ रिलेटेड या फिर रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको पता है कि मुझे बसंत आते ही हमें कोई भी गुरु वर्धक निदानों का सेवन नहीं करना है, हमें लघु वर्धक और यहाँ पर वातनाशक आहारों का सेवन करना है, जैसे मधु है, तो मधु क्या करना है, कहीं कफ को कम करने में काम आता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको पता होगा कि कौन सी ऋतु के अंदर किस तरह का आहार विहार आपको सेवन करना है, तो ऑब्वियसली बात आप दोषों को यहाँ पर प्रकोपित नहीं होने दोगे, और सीधी सी बात है, दोष प्रकोप नहीं होगे तो आपका दोष दूसरे समूर्छना नहीं होगी, और बिना दोष दूसरे समूर्छना हुए बिना आपको रोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये बात आप गांठ बांध लो। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका महत्व बताया है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली महत्व ना बताकर एक चीज को आपको समझाया है कि जैसे कभी आपने पढ़ा होगा लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। अब लोक पुरुष साम्य सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जो भी इस प्रकृति के अंदर है, ठीक है, जो भी इस इन्वायरमेंट के अंदर है वही आप सभी के अंदर भी है, ठीक है। तो यही बताया गया है कि जो भाव इस जगत में वही इस शरीर में भी है। जो भी भाव है, जो भाव का मतलब होना, मतलब जो भी चीज इस संसार में है वो आपके अंदर भी है। तो अगर ऋतु में परिवर्तन आता है तो आपके शरीर में परिवर्तन आता है। भाई शरीर जो ऋतु है वो कहाँ पर है? वो एक्सटर्नली है, वो आपकी बॉडी के बाहर है। अगर ऋतु में भी परिवर्तन आ रहा है तो वो भी आपकी बॉडी में भी परिवर्तन आएगा। किस सिद्धांत से? लोक पुरुष साम्य सिद्धांत से, ठीक है। तो अगर आपके शरीर में भी परिवर्तन आ रहा है तो दोष धातु मल की स्थिति में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो प्रत्येक ऋतु का ध्यान में रखना है आपको। देन आर विहार से दोष धातु मल की स्थिति साम्यावस्था में रहती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर ऋतु में परिवर्तन आया तो आपके दोष धातु के मल में भी परिवर्तन आ रहा है, तो उस मल के परिवर्तन को स्थित करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर उस ऋतु के अनुसार आहार विहार का सेवन करना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी शिशिर के डायरेक्ट बसंत आ रही थी, और बसंत में आपकी बॉडी में कफ का या फिर रस धातु का या फिर मांस धातु का या मेद धातु की वृद्धि हो रही है, तो आपको क्या करना है, जो उससे अगली आने वाली ऋतु है, उस अगले आने वाली जो ऋतु है उनके विपरीत उनका सेवन करना पड़ेगा, ताकि कफ कम हो सके, मेद धातु का क्षय हो सके। तो यही बताया गया है। तो ऋतुचर्या का पालन करने से जो व्यक्ति है वो स्वस्थ रहता है और निरोग रहता है। कुछ यहाँ पर मॉडर्न से भी कुछ कॉन्सेप्ट से पॉइंट्स तो मैंने जो लिख दिए हैं, ठीक है, आप इनको भी पढ़ सकते हो। जैसे प्रिवेंट सीजनल डिसऑर्डर, भाई इसमें देखते हैं ना कि जैसे ही बसंत आया या फिर कह रहा है ग्रीष्म ऋतु आया, तो आपको यहाँ पर जनरली बसंत के अंदर रिस्पायरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और वर्षा के अंदर आपको पेन रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उनको आप प्रिवेंट कर सकते हो अगर आपको ऋतु का ज्ञान है तो। या फिर दोष को मैनेज कर सकते हो कि भाई जैसे शरद के अंदर पित्त का प्रकोप होता है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ऐसे आहार विहार को सेवन करोगे जो पित्त का समन करता है। या फिर ऋतु बेस्ड ड्रग सिलेक्शन, ऋतु के अनुसार आप ड्रग का सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे मान लो कि किसी को उष्ण बिहार है, उष्ण ज्वर है, अब यहाँ पर उष्ण ज्वर, उष्ण की वजह से ज्वर हुआ है, तो आप वहां पर उष्ण का सेवन, उष्ण का नहीं दे सकते हो, मतलब उष्ण औषध नहीं दे सकते हो, क्योंकि पहले गर्मी बहुत ज्यादा है ग्रीष्म की वजह से, और अगर आपने उष्ण औषध दे दी तो वो और भी ज्यादा क्या हो सकता है, प्रकोपित हो सकता है, आपकी कंडीशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। और रसायन थेरेपी और इम्यूनिटी का यूज कर सकते हो। लाइफ स्टाइल को, मेंटल हेल्थ आप अच्छी रख सकते हो। मेडिकल क्लिनिकल रिलेशन आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। ये ऋतुचर्या का महत्व बताया गया है। फिर यहाँ पर कुछ काल का विभाग बताया गया है, जो कि आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्तन के 6वें अध्याय में बताया गया था। देखो ऐसे थे कुछ पॉइंट और भी ऊपर के, पर जो मैंने पॉइंट बताए इनको कर लेना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू वगैरह बन सकता है कि एक मुहूर्त के अंदर 20 कला होता है और एक अहोरात्र के अंदर 30 मुहूर्त होता है। देखो एक अहोरात्र क्या होता है कि अहो का मतलब होता है दिन और रात्रि का मतलब होता है रात, मतलब 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के। ऐसे अगर आपको 30 मुहूर्त मिल जाएंगे, मतलब एक अहोरात्र के अंदर 30 मुहूर्त होते हैं, और एक पक्ष के अंदर 15 अहोरात्र होते हैं। अब एक पक्ष क्या होता है, देखो पक्ष दो होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, मतलब 15 दिन।
एक एक पक्ष कितना होता है, 15 दिन होता है, तो 15 अवरात्र हो गए, सीधी सी बात। और एक मास में कितने होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। कि एक महीने के अंदर भाई एक पक्ष कितना होता है, 15 का, तो 2 मास में कितने हो जाएंगे, 2 पक्ष हो जाएंगे। अब एक ऋतु के अंदर 2 मास होते हैं, एक आयन के अंदर 3 ऋतुएं होती है। मैंने बताया ना कि उत्तरायण और दक्षिणायन, और एक उत्तरायण के अंदर या दक्षिणायन के अंदर 3 ऋतुएं होती है। और एक साल के अंदर दो आयन होते हैं, एक उत्तरायण हो गया, एक दक्षिणायन हो गया। और एक युग के अंदर 5 संवत्सर होते हैं, 5 साल होते हैं। देन हम बात करते हैं प्रकृति भाव। अब देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हाई चांसेस है कि आदान काल विसल काल का डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आदान काल मैंने बता दिया कि आदान काल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य होते हैं वो आपके बल को लेने का काम करते हैं, इसलिए आदान काल बोला गया है। और उत्तरायण मतलब यहाँ पर इन ऋतुओं के अंदर, आदान काल के अंदर जो 3 ऋतुएं आती है, इन 3 ऋतु के अंदर जो सूर्य की जो गति होती है वो उत्तर दिशा की ओर होती है। विसर काल, विसर्गा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा है वो बल देने का कार्य करता है इन ऋतुओं के अंदर। इस विसर काल को हम दक्षिण काल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की गति होती है वो दक्षिण दिशा की ओर होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो फिर हम देखते हैं जो सूर्य की गति उत्तरायण की ओर और यहाँ पर सूर्य की गति दक्षिण की ओर। वायु की बताया गया तीव्र और रुक्ष होती है, यानी शिशिर वसंत ग्रीष्म जो 3 ऋतुएं होती है उनमें जो वायु चलती है वो बहुत तेज चलती है और रुक्ष होती है। और जबकि विसर काल के अंदर जो वर्षा शरद और हेमंत 3 ऋतु है उसमें अरुक्ष होती है। स्नेहंस का बात करें तो इसमें स्नेहंस शोषण कर लिया जाता है, उसका हासिल कर दिया जाता है। भाई सूर्य बहुत ज्यादा है तो सूर्य की गति अगर ज्यादा होगी तो जो भी स्नेहन वगैरह है वो सारा शोषण कर लिया जाता है। और यहाँ पर वृद्धि और पोषण होता है। क्यों होता है वृद्धि पोषण, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का जो बल है वो नीचे आने वाले ऋतु में क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। स्वभाव की बात करते हैं तो सूर्य है तो इसमें आगन्य हो गया और इसमें चंद्रमा है तो सौम्य हो जाता है। अब 3 ऋतु होती है, इसका आदन काल के अंदर शिशिर वसंत ग्रीष्म, जबकि विसर्ग काल के अंदर वर्षा शरद और हेमंत होता है। रस की बात करें तो रस तिक्त कषाय कटु और अम्ल लवण मधु। मैंने बता दिया कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बल की बात करते हैं तो कर्मश बल का हासर होता है। जैसे ही आप नीचे जाते हो तो बल का क्या होता है, हासर होता चला जाता है। सीधी सी बात है कि शिशिर वसंत ग्रीष्म, जैसे आप नीचे जा रहे हो तो जो बल है ऋतु का वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और जब इसके नीचे जा रहे हो तो उस वर्षा शरद हेमंत में तो बल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य का बल बढ़ रहा था लेकिन यहाँ पर क्या है, सूर्य का बल घटता जा रहा है, चंद्रमा का बल बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो कर्मश है वो बल की वृद्धि और देखने को आपको मिल जाती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं मास की। तो इसके अंदर कह रहे 3 ऋतु आती है, तो इन 3 ऋतु के अंदर 2-2 महीने होते हैं। शिशिर के अंदर मास फाल्गुन होता है, वसंत के अंदर चैत्र वैशाख होता है और ग्रीष्म के अंदर ज्येष्ठ और आषाढ़ होता है। इसी तरह से यहाँ पर इन 3 ऋतु के अंदर भी 6 महीने बताए गए हैं। जो चंद्रमा का बल है वो क्षीण होता है और इसमें परिपूर्ण होता है। सूर्य का बल इसमें परिपूर्ण होता है, इसमें क्षीण होता है। देन एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये दोषों का संचय बताया गया है कि जैसे दोष की स्थिति वात पित्त कफ और संचय प्रकोप और प्रशमन, 3 चीजें। संचय का मतलब होता है कि पहले जो दोष है वो धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं, देन उसके बाद उसका प्रकोप होता है, देन उसके बाद वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं हर एक ऋतु के अंदर। जैसे पहले बताया गया जो वात दोष है वो जो ग्रीष्म ऋतु आते हैं, इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर वो थोड़ा संचय होता है, कलेक्ट होता है। और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो वात इसमें प्रकोपित हो जाता है और जैसे ही शरद ऋतु आती है तो जो वात है वो अपने आप इसमें समन हो जाता है। अब देखो जिस ऋतु के अंदर, देखो चिकित्सा यहाँ पर बताई गई है कि जिस ऋतु के अंदर दोष का प्रकोप होता है उसी के अंदर आपको चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पर जो वर्षा है, अब वर्षा के अंदर क्या हुआ था कि आपके बाद दोष का प्रकोप हो गया, तो यहाँ पर ही आप इस प्रकोप के अंदर ही आप क्या करोगे, चिकित्सा करोगे। अब चिकित्सा आप 2 प्रकार से कर सकते हो, एक होता है शोधन, एक होता है समन। अब शोधन के अंदर क्या होता है कि आप जनरली दोष को पूरी तरह से जो बढ़ा हुआ दोष उससे बॉडी से बाहर निकाल दो। दूसरा होता है समन, मतलब उसको बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं दबा दो। जैसे आप अपनी फीलिंग्स को दबाते रहते हो तो उसी तरह से क्या कर रहे हैं, हम दोष को दबा रहे हैं। जैसे बात दोष को समन करने के लिए हम यहाँ पर अपने तेल कौन सा तेल लेंगे, हम यहाँ पर तिल का तेल लेंगे जो कि श्रेष्ठ बताया गया। देखो जहाँ पर तेल लिखा हुआ हो और कुछ और ना दिया गया तो वहां पर आपको तिल मानना है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर तिल को सबसे श्रेष्ठ वाथरनाम माना गया है। देन उसके बाद पित्त का बताया गया है कि संचय में इसका वर्षा में संचय होता है और प्रकोप शरद में होता है और हेमंत के अंदर होता है। अब जिस ऋतु के अंदर पित्त का प्रकोप होता है उसी के अंदर आपको क्या कराना है, उसका चिकित्सा करानी है। जैसे शरद के लिए अगर आप विरेचन करा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विरेचन क्यों होगा, देखो मैंने बताया कि जो चिकित्सा है वो 2 प्रकार की है, एक शोधन एक समन, ठीक है। अगर आप शोधन करते हो तो विरेचन कराओगे और अगर आप समन करते हो तो कहीं ना कहीं घृत का आप सेवन करा सकते हो।
एंड देन इसके बाद हम बात करते हैं कफ की। तो कफ यहाँ पर संचय शिशिर में होता है, एक प्रकोप होता है और एक होता है ग्रीष्म होता है। अब देखो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन से आचार्य ने यहाँ पर शिशिर माना था और कौन से आचार्य ने यहाँ पर हेमंत माना था। ठीक है, देखो एक आचार्य हेमंत मानते हैं और एक आचार्य शिशिर मानते हैं। ये बीएमएस फर्स्ट ऑफ का क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको चरक और अष्टांग के अंदर बताया होगा। ठीक है, जब मैं दोनों को पढ़ाया था आपको, तो वो चीज़ अगर आपको याद है या फिर वहां से अगर वीडियो देखी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी ऋतु के अंदर मतलब किस आचार्य ने शिशिर माना है, कौन से आचार्य ने हेमंत माना है। ठीक है, तो जो कफ का प्रकोप है वो वसंत में होता है। तो वसंत में कफ के प्रकोप के लिए या तो आप समन कराओगे या शोधन कराओगे। शोधन में वमन करा दोगे और समन में आप यहाँ पर मधु का सेवन करा सकते हो। देखो अब अपन बात करते हैं हर एक ऋतु की। सबसे पहले हम बात करते हैं हेमंत ऋतुचर्या के। अब देखो जो हेमंत ऋतुचर्या है, चाहे कोई सी भी ऋतुचर्या है, इनका दो का वर्णन तो आप हमेशा याद रखना, एक आचार्य बागवट का, एक आचार्य चरक का। आचार्य चरक ने यहाँ पर चरक सूत्र स्थान 6 के अंदर इन ऋतु का वर्णन किया गया है, 6 के 6 ऋतु का। अगर आपको मुझे याद नहीं आ रहा है कि छठवें चैप्टर का नाम जो आपके चरक संहिता के अंदर था वो था, देखो अभी के लिए मुझे याद नहीं आ रहा है वो कौन सा चैप्टर था। ठीक, तो या फिर हम बात करते हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 3 के अंदर। तो जो 3 के अंदर तो आर्य ऋतुचर्या अध्याय ही था, लेकिन आचार्य चरक ने इसको कोई अदर नेम भी रखा गया था। ठीक है, अदर नेम क्या था, चलो याद आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। और इसका जो वर्णन है वो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 6 में किया था। देखो आपको आचार्य सुश्रुत का याद रहे ना रहे, लेकिन आपको इन दो आचार्य को याद जरूर रखना है। ठीक है, पहला आचार्य आचार्य चरक सूत्र स्थान 6 तस्यम आसितम अध्याय। हाँ तस्यम, देखो आ गया ना अपने आप ही, तस्यम आसितम अध्याय। तो ये तस्यम आसितम अध्याय के अंदर यहाँ पर आचार्य चरक ने इन ऋतुओं का वर्णन किया गया था और अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 3 में ऋतुचर्या का वर्णन किया गया था। अगर मैं इन बाकी 6 ऋतु के अंदर भी आपको 2 रेफरेंस याद रखने हैं। देखो अब यहाँ पर हम बात करते हैं हेमंत ऋतुचर्या की। अब देखो मैंने जितने भी ऋतुचर्या लिखे हैं वो मोस्टली आचार्य चरक के अनुसार ही लिखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर बागवट का करना है तो बागवट का भी कर सकते हो, मोस्टली सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋतु के लक्षण। यहाँ पर कुछ ऋतु के लक्षण बताए गए हैं, जैसे जो हेमंत ऋतु है। अगर अपन बात करते हैं हेमंत ऋतु, तो एक बार आप देखो हेमंत ऋतु कहाँ पर आती है। जो हेमंत ऋतु वो सबसे लास्ट वाली ऋतु होती है और इसमें जो महीना होता है वो नवंबर और दिसंबर का महीना होता है। तो इस महीने के अंदर क्या होता है, जो वायु है वो ठंडी चलती है। अगर मैं आपसे पूछूं नवंबर दिसंबर के अंदर जो वायु है वो कैसी है, भाई ठंडी चलती है। चारों दिशाओं में धूल होती है, धूल से व्याप्त होता है। भाई कोहरा वगैरह का समय है तो धूल व्याप्त ऐसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जल वीर सूर्यमंडल में कोहरा तुषार इसको हम बोलते हैं। जलाशय में बर्फ देखने को मिले, कहीं ना कहीं ठंड पड़ने लग जाती है इस समय, और नदियों में भाप निकलने लग जाती है। तो जो कूप का जल है वो उष्ण हो जाता है। तो याद रखना कि ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सी ऐसी ऋतु होती है जिसमें जो कुओं का जल है वो उष्ण हो जाता है, तो वो होती है हेमंत ऋतु। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का एनवायरमेंट होता है वो ठंडा हो जाता है और नीचे का थोड़ा गर्म होता है, जिसकी वजह से जो कुएं का जो पानी है वो गर्म आपको लगने लगता है। शारीरिक स्थिति बताई गई है कि हेमंत ऋतुचर्या के अंदर शारीरिक स्थिति क्या देखने को मिलेगी। तो अपन बात कर रहे थे शारीरिक स्थिति के बारे में। तो हेमंत ऋतुचर्या के अंदर देखो, ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो हेमंत ऋतुचर्या है इसके अंदर जो बल होगा वो कैसा होगा, उत्तम बल होगा। ठीक है, ये भी आपको पता है। दूसरा और कुछ पॉइंट बताया गया है कि शीत वायु के स्पर्श से शरीर की अग्नि बाहर ना निकलकर अंदर जाकर जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। ठीक है, देखो एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अधिक ठंडा है, जिसकी वजह से जो आपके शरीर की जो अग्नि थी, यानी कि जो आपके अमाशय और पक्वाशय के मध्य जो ग्रहणी वाला स्थान है उसमें जठराग्नि होती है, तो वो क्या हो गई, वो बाहर ना निकल कर, क्योंकि बाहर क्या है बहुत ज़्यादा ठंडी थी, वो अंदर ही क्या हो गई और भी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से वो क्या करती है, जठराग्नि बढ़ जाती है। और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड खाना है, मात्रा गुरु आहार और स्वाभाविक गुरु आहार, मतलब स्वभाव से जो गुरु आहार, ऐसे आहार का पाचन करना है। ऐसे आहार का पाचन क्यों करना है, क्योंकि इसमें जो आपकी जठराग्नि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जठराग्नि क्यों बढ़ी है, क्योंकि जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर था, वो टेम्परेचर था, वो कम हो गया है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो ग्रहणी के अंदर जो अग्नि थी वो बड़ी अड़ गई है। और जब ग्रहणी के अंदर एक बार जठराग्नि बढ़ जाती है तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में फूड लेना है और बहुत ज़्यादा हैवी फूड लेना है, ताकि अग्नि इसको डाइजेस्ट कर सके, इसमें टाइम लग सके। अगर आप हल्का खाना लोगे तो डाइजेस्ट करने में टाइम कम लगेगा, और तो आपकी जो बॉडी की जो अग्नि है वो आपके धातु का यहाँ पर समन करने लग जाती है।
ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया है, यदि आप आहार को कम मात्रा में लेते हो तो अग्नि बढ़ जाती है, तो वो धातु को जलाने लग जाती है। धातु जलेंगी तो धातु का क्षय होगा, धातु का क्षय होगा नहीं बात की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। देन इसके बाद हम बात करते हैं सेवनीय आहार के बारे में। मतलब इस हेमंत ऋतु के अंदर यानी नवंबर से दिसंबर का जो महीना है उसके अंदर आपको कौन से रस और कौन से गुणवर्धक आहार का सेवन करना है। तो बताया गया ऐसे आहार का सेवन करना है जो मधुर हो, अम्ल हो, लवण हो, क्योंकि तीनों ही जो गुण है, तीनों ही जो सॉरी रस है, वो कहीं ना कहीं कफ को बढ़ाते हैं। और यानी आपको ऐसा कफवर्धक आहार विहार को आपको ज़्यादा सेवन करना है ताकि जो आपकी अग्नि है वो मंद ना हो, अग्नि तीव्र अग्नि को यहाँ पर ये शांत कर सके। और गुण भी कैसा होगा, स्निग्ध होगा, गुरु होगा और उष्ण होगा। उष्ण किस लिए होता है, क्योंकि ठंडी होती है, और स्निग्ध और गुरु की होती है जो ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि नवीन धान्य। अब जो नवीन धान्य होता है, चावल होता है, बाजरा होता है, मक्का होता है, वो नया खाना चाहिए, क्योंकि जो नया चावल है, नया धान्य है, वो कहीं ना कहीं कफवर्धक होता है। ठीक है, तो इसलिए अब कफवर्धक क्यों खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके बॉडी के अंदर अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, तो अगर जब भी कर आप ठंडियों में खाते हो तो दबा के खाना चाहिए। और दुग्ध और इच्छु इससे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। अब दुग्ध से बहुत सारे पदार्थ है उसका सेवन करें, या फिर आदुक मांस, आनुक मांस, बिलसय मांस और परिचय के मांस का सेवन करना चाहिए। इच्छु का, उड़द का, तिल का सेवन करना चाहिए। वसा का अन्न कह रहे हैं कि ये क्या लिख दिया मैंने, तेल, तेल का सेवन, नवीन मक्का आपको सेवन करना चाहिए। फिर आता है असेवनीय आहार। देखो जिनका आप यहाँ पर सेवन नहीं कर सकते वो असेवनीय के अंदर आते हैं। जैसे मधुर, अम्ल, लवणता, तो इसके अंदर जो रस है वो कटुतिक कषाय आ जाए। कटुतिक कषाय क्यों आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये कहीं ना कहीं कफ को कम करने वाले होते हैं, वात को बढ़ाने वाले होते हैं। और ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपकी जठर अग्नि की अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, आप हल्का मोटा खाना दोगे तो वो क्या करेगी, आपकी उल्टी धातु का क्षय करने लग जाएगी उसको आहार को पचाने के बाद। और गुण क्या हो जाएंगे, स्निग्ध का अपोजिट लघु हो जाएगा, गुरु का रुक्ष हो जाएगा, और उष्ण का शीत हो जाएगा, इसके अपोजिट हो गए। और इसमें आपको कम खाना, अल्प भोजन नहीं खाना है। और उद्मन, जल में और शर्करा में मिश्रित सत्तू, मतलब जल को अगर शर्करा के साथ मिला देते हैं वो सत्तू का, आइसक्रीम वगैरह हो गया, एंड देन हमारे पास जूस, ठंडे जूस वगैरह हो गए। ठीक है, तो इनको ये कैसे बताया गया, असेवनीय आहार के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो इनका आपको सेवन नहीं है। ठंडे जूस क्यों बताया गया है, मना क्यों किया गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कफ को बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका जो नेचर होता है शीत का, वो कैसा होता है, शीत होता है। और कफ का भी जो नेचर होता है वो शीत ही होता है। फिर हम बात करते हैं सेवनीय विहार के बारे में। ठीक है, अब बिहार में आपको क्या करना है, व्यायाम करना है, अव्यंग करना है, क्योंकि इस ऋतु के अंदर बल भी बहुत ज़्यादा है। भाई बल भी ज़्यादा है, जठर अग्नि भी बहुत ज़्यादा है, खाना भी बहुत ज़्यादा खा रही हो, तो व्यायाम करो, अव्यंग करो, सिर अव्यंग करो, उत्सादन करो, आतप सेवन करो, स्वेदन करो, धूमपान करो, अंजन करो, उष्ण गृह में निवास करो, वस्त्र का लेपन करो, उष्ण वस्त्र पहनो, अगरू का लेप करो, इच्छा अनुसार मैथुन करो। ठीक है, देखो मैथुन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसे आचार्य ने बताया गया है कि जैसे अगर ठंडी ऋतु होती है तो आप यहाँ पर मैथुन कर सकते हो। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार। और अगर आप ग्रीष्म ऋतु वाली है तो इनमें कह रहा है कि आपको कम से कम 15 दिन में यहाँ पर मैथुन करना चाहिए। ठीक है, अलग अलग आचार्यों ने मैथुन का अलग नियम बताए गए हैं। अगर कोई भी आपको ऐसा कोई पॉइंट लगता है आयुर्वेद का जो आपको समझ में नहीं आए तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ताकि वहां पर आप कमेंट कर सको और मैं आपको वहां पर जवाब दे सकूं। ठीक है, ऐसे भी विहार के अंदर क्या है कि शीतली वायु का सेवन करना, शीतल जल में स्नान करना, दिवस शुपन करना। ठीक है, मतलब आपको शीतल वायु का सेवन नहीं करना है और शीतल जल में स्नान नहीं करना है और दिवस शुपन नहीं करनी है। तो ये कैसे हो गए, ऐसे विहार के अंदर आ जाते हैं। देखो अपन अब बात करते हैं इसकी अगली जो ऋतु है वो होती है हमारी शिशिर ऋतु। देखो आपने सबसे पहले शिशिर ऋतु ना पढ़ के हेमंत ऋतु पढ़ रही है। इसके पीछे का ये रीजन है क्योंकि जो हेमंत ऋतु का जो भी आहार विहार है, जो मतलब आहार विहार चारी जो भी चर्या है वो सेम है शिशिर में भी आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आप मान लो कि हेमंत के अंदर अर्ली विंटर है और शिशिर के अंदर लेट विंटर है। मतलब जो फॉलो आप यहाँ पर आहार विहार का पालन कर रहे थे हेमंत के अंदर, वही आपको शिशिर के अंदर भी कम फॉलो करना है। बस कुछ माइनर सा डिफरेंस है जो मैं अभी आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये श्लोक आचार्य चरक ने चरक सूत्र स्थान 6 में तस्य मासतम अध्याय के अंदर बताया गया था। वहां पर उन्होंने बताया कि हेमंत शिशिर तुल्यम शिशिर और अल्प विशेषणम, मतलब जो हेमंत और शिशिर है वो दोनों क्या होते हैं, तुल्य होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जो शिशिर होती है, मतलब जो शिशिर होती है उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं विशेषणम देखने को मिलता है, थोड़ा स्पेसिफिक आपको रीजन देखने को मिलता है, थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है। अलग कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, पहला है कि रोक्षम्यदाद रोक्षम आदानम आदानम और शीतम मेघम मारुतम वर्षनाम, और शीत और मेघम मारुत वर्षनाम। देखो क्या बताया गया है कि जो हेमंत है और शिशिर है वो बिल्कुल एक दूसरे के समान है, लेकिन जो शिशिर है वो थोड़ी सी इससे अलग है।
अलग क्यों है? क्योंकि इसमें आदान काल की वजह से रोक्सता आ जाती है, किसके अंदर? शिशिर के अंदर। और दूसरा कह रहा है कि शीत होती है। शीत क्यों होती है? क्योंकि जो मेघ होते हैं, मारुत होते हैं, वर्षा होते हैं, इनके गरजने की वजह से वो शीत हो जाती है। देखो, अपन यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो हेमंत है, कि जो हेमंत है, हेमंत और शिशिर बिल्कुल वो तुल्य है, एक दूसरे के समान है। लेकिन जो ये शिशिर है ना, ये थोड़ी सी इससे अलग है हेमंत से। क्यों? क्योंकि ये जो 3 ऋतु है, मैंने क्या बताया आपको, विसर्ग काल के अंदर आती है, जबकि ये 3 ऋतु आपके आदान काल के अंदर आती है। अब ये आदान काल के अंदर होने की वजह से ये वायु कैसी हो जाएगी? रूक्ष हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी? रूक्ष हो जाएगी। देखो, अब शिशिर ऋतुचार्य का मैंने आपको बता दिया है कि जो शिशिर ऋतुचार्य है वो हेमंत से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, थोड़ी सी स्पेसिफिक है, थोड़ी सी अलग है। अलग कहाँ कहाँ पर है? पहला जो पॉइंट है वो है कि जो हमारी शिशिर ऋतु होती है वो कैसी होती है? रुक्षीय होती है। एंड जो दूसरा होता है वो शीत होती है। अब इन दो रुक्ष और शीत का कारण क्या होता है? क्योंकि मैंने बता दिया कि जो शिशिर ऋतु है वो आदान काल की ऋतु है, और हमने देखा था कि जो आदान काल की जो वायु होती है वो थोड़ी रुक्ष होती है। देन पहला रीजन तो ये हो गया। और दूसरा शीत की होती है। शीत की होती है, आप देख लो, जनवरी फरवरी का महीना है। देखो, हेमंत को हम अर्ली विंटर कहते थे, शिशिर को हम लेट विंटर कहते हैं। इसमें थोड़ी ठंड ज्यादा होती है, इसलिए वो शीत होती है। और शीत का और भी कारण बताया गया है, क्योंकि इस ऋतु के अंदर मेघ होता है, मारुत होती है, वर्षा जन्म होती है। ठीक है, मतलब बादलों की वजह से, वायु की वजह से और वर्षा की वजह से, इन 3 कारणों की वजह से यहाँ पर ठंडी थोड़ी ज्यादा अधिक पड़ती है। ठीक है, तो यही यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है कि शिशिर ऋतु में मेघ, वायु और वर्षा के कारण शीत अधिक होती है। ठीक, दूसरा, आदान काल होने से रुक्षता अधिक होती है। तीसरा, चर्य पालन, हेमंत ऋतुचर्या का पालन अधिक मात्रा में करना चाहिए। मतलब जो हेमंत ऋतुचर्या का जो आप पालन कर रहे थे, वही पालन आपको शिशिर ऋतुचर्या में भी करना है। और फिर अष्टांग सूत्र स्थान का श्लोक है, शिशिर शीतम अधिकम मेघम मारुतम वर्षजनम। तो यहाँ पर भी बताया है कि शिशिर में जो शीत है वो अधिक होती है, क्योंकि इसमें मेघ और मारुत वर्षा की वजह से। ठीक है, और रोक्ष आदानजम तस्मात कार्यम पूर्वम अधिकम विधि। ठीक है, तो और इसमें बताया गया कि आदान काल होने की वजह से जो शिशिर ऋतु है वो रोक्षीय होती है, और इसमें जो आपको कार्य करने चाहिए, जो आपने पूर्व की ऋतु पढ़ी थी, मतलब पहले की ऋतु कौन सी थी आपकी? हेमंत ऋतु में। जो हेमंत ऋतु में आपने जो भी मेथड, जो भी विधि फॉलो करी थी, वही आपको शिशिर ऋतुचार्य के अंदर भी कर लेनी है। आप कोई सा भी एक श्लोक यहाँ से लर्न कर सकते हो। देन आपकी 2 ऋतु हो चुकी है अभी तक। एक ऋतु हमारी हेमंत हो चुकी है, देन शिशिर होगी। अब हम सिक्वेंसली चलेंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं वसंत ऋतुचार्य की। ठीक है, तो हम बसंत ऋतु को देखते हैं। देखो, बसंत ऋतुचार्य, तो ये अब आपको बेसिक बेसिक नॉलेज आपको पता होगी। बसंत मतलब कहीं ना कहीं मार्च और अप्रैल महीने की बात हो रही है। तो इसमें ऋतु का लक्षण बताया गया है कि दक्षिण दिशा में वायु की आनंदमय वायु चलती है। मतलब यहाँ से जो वायु चलती है वो दक्षिण दिशा की ओर चलती है, और जो वायु चलती है वो बिल्कुल आनंददायक होती है, मतलब आपको कंफर्ट करने वाली होती है, आपको अच्छा फील कराने वाली होती है। और यहाँ पर सूर्य की किरणें थोड़ी लाल होने लगती है। भाई आप देख लो, मार्च अप्रैल में क्या होने लगता है? सूर्य की किरणें लाल होने लगती है, दिशाएं निर्मल रहती है, वृक्ष नए पत्ते एवं छाल आते हैं। ये जो बसंत का मौसम है, तो इसमें जो नए पत्ते आएंगे, नई छाल आएंगी, दिशाएं कोयल होगी, दिशाओं में जो कोयल है और भ्रमर है वो कह रहा है गुंजन करे, मतलब वही चिड़ियों की चहकाने की आवाज वगैरह आएंगी। और फिर उसमें बताया गया है शारीरिक स्थिति के बारे में कि हेमंत व शिशिर में संचित हुआ कफ सूर्य की किरणों से पिघलकर द्रव बनकर शरीर की अग्नि को कम करता है और कब्जनी रोग को उत्पन्न करता है। देखो, इसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या बात करी थी। हमने दोस्तों का संचय देखा था ना, कि हमने देखा था कि जो कफ का जो संचय होता है, कफ का संचय किसमें होता है? शिशिर ऋतु में होता है और हेमंत ऋतु में होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था कि कौन सा आचार्य ने शिशिर माना है, कौन सा हेमंत माना है। तो यहाँ पर क्या है कि शिशिर और हेमंत दोनों ही जो ठंडी ऋतु है, इनमें क्या हो रहा है? कफ का संचय हो रहा है। देखो, यहाँ पर हेमंत ऋतु में भी कफ का संचय हुआ, शिशिर में भी, क्योंकि आपने ठंडी ठंडी चीजें खाई और मधुर चीजें खाई, जिससे आपकी बॉडी में कफ का संचय हुआ। अब जैसे ही सूर्य की किरणें बढ़ेंगी आपकी बॉडी पर, तो जो बसंत ऋतु के अंदर तो जो आपकी बॉडी का जो कफ है वो पिघलने लगता है। ठीक है, तो क्या होगा? कफ पिघलने लग जाएगा। और बसंत ऋतु में क्या देखने को मिलेगा आपको? कफ का प्रकोप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि जो हेमंत और शिशिर में जो कफ इकट्ठा हो गया था वो सूर्य की किरणों से पिघलकर द्रव बनकर, मतलब लिक्विड में बनकर शरीर की अग्नि को कम कर देता है, और जिसकी वजह से कफ जन्य रोग आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इसकी चिकित्सा क्या है? भाई सीधी सी बात है, कफ बढ़ रहा है तो कफनाशक चिकित्सा करेंगे। देखो, अब चिकित्सा वही 2 प्रकार की, या तो शोधन करेंगे या समन करेंगे। शोधन करेंगे तो वमन करा देंगे, और समन करेंगे तो यहाँ पर मधु का सेवन करा सकते हैं। ठीक है, देन सेवन या आहार की बात कर सकते हैं। भाई देखो,
यहाँ पर कौन सा दोष बढ़ रहा है, यहाँ पर कफ दोष बढ़ रहा है। तो कफ दोष बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम ऐसे आहार विहार का, ऐसे रस का, ऐसे गुण का सेवन कराएंगे जो कफ को कम करने वाले हो। जैसे कि मधुर अम्ल लवण क्या होते हैं, ये कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, तो इसको हम ऐसे बनने के अंदर रख देंगे। जबकि कटुतित कषाय क्या करते हैं, ये कफ को कम करने वाले होते हैं, तो इसलिए हम कटुतित कषाय का सेवन करेंगे। और ऐसे कौन से ऐसे आहार का सेवन करेंगे जिनके अंदर लघु गुण हो, रुक्ष गुण हो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी क्या करेंगे, वात को कम करेंगे, ठीक है। देन उसमें एग्जाम्पल आते हैं सौटी चावल, गोधूम, यव, मुदक, कुलथ, बैंगन, करेला, नीम पत्र आदि। तिक्त रस वाले, ये जितने भी तिक्त रस वाले साग होते हैं, साग सब्जियां होती है, उन सभी का आपको सेवन कराना है। और मांस के अंदर आपको जांगल और पक्षियों का मांस का सेवन कराना है। क्यों कराना है, क्योंकि वो मांस लघु होता है, ठीक है। और आसव और अरिष्ट का सेवन कराना है, सिद्धू का सेवन कराना है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी उष्ण तीक्ष्ण होने से कफ का कहीं ना कहीं शमन करेगा। और मधु का प्रयोग कराना है। फिर एसेवन यार के अंदर देखो, एसेवन यार सबसे सिंपल होता है। अगर आपने सेवन यार को ध्यान रखना है, उसके अलावा आप इस आप लिख सकते हो। जैसे रस कटुतित कषाय था तो इसमें मधुर अम्ल लवण, बाकी के रस आ जाएंगे। इसमें लघु रूप से तो इसमें क्या आ जाएगा, गुरु हो जाएगा, यहाँ पर स्निग्ध हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर दही नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खाना, ठंडे जूस नहीं खाना है, क्योंकि ये चीज क्या होती है, कहीं ना कहीं आपकी स्रोतस्सों में अवरोध उत्पन्न करती है। और वैसे ही कब बढ़ा हुआ होता है तो स्रोतस में अपने आप ही अवरोध है, तो ऐसी चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। देन इसके बाद हम बात करते हैं सेवनीय विहार के बारे में। तो मतलब इसमें कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए भाई। नॉर्मली आप जब आप ये दिमाग में रखो कि बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, कफ का प्रकोप को कम करने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, उत्साधन करना चाहिए, तीक्ष्ण धूम करना चाहिए, तीक्ष्ण अंजन, मतलब जितनी भी उष्ण चीजें हैं, क्योंकि उष्ण चीजें क्या करेगी, कहीं ना कहीं कफ को कम करेगी, ठीक है। व्यायाम भी, उत्साधन भी, धूमपान भी, अंजन भी, गंडूस भी, कवल भी, तीक्ष्ण नश्य भी, उत्साह। देखो ये सारी बात हमारी दिनचर्या अध्याय में हो चुकी है। अगर आपने दिनचर्या अध्याय नहीं देखा है तो वहां से आप पहले दिनचर्या अध्याय को देखो, क्योंकि हमने 16 से 18 पॉइंट थे हमारे करीब, जिनको हमने दिनचर्या अध्याय में पूरे सिक्वेंसली हर एक चीज को समझा है, ठीक है। स्त्री संभोग और मनोरंजन आप कर सकते हो। ये सेवन जो आपको नहीं करने, आपको दिन में नहीं सोना है, आपको शीतल जल से स्नान नहीं करना है, ठीक है। ये सारी बातें हमने कर ली अभी बसंत ऋतु की। देखो हमने 3 ऋतु के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने हेमंत ऋतु के बारे में पढ़ा। सर हेमंत क्यों पढ़ा, शिशिर क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि हेमंत में जो भी एक्टिविटीज होती है वो हम शिशिर में मोस्टली फॉलो करते हैं। बस 2 डिफरेंस देखने को मिले। पहला की जो शिशिर होती है वो रुक्ष होती है आदन काल की वजह से, दूसरा शीत होती है क्योंकि इसमें वर्षा वगैरह, मेघ वगैरह, बादल वगैरह रहते हैं। तीसरी जो ऋतु आती है वो आती है बसंत ऋतुचार्य। अब बसंत ऋतुचार्य में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो आपकी जो जठराग्नि है वो मंद होती है, और जठराग्नि मंद होती है। जठराग्नि मंद क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आप शिशिर में और हेमंत में ठंडी वगैरह और मिठाई वगैरह चीज खा रहे थे, तो उनसे आपकी बॉडी में कफ इकट्ठा हो गया। और जैसे ही मार्च अप्रैल यानी सूर्य की किरणें आपकी बॉडी पर पड़ी तो वो पिघलकर आपकी अग्नि को मंद करता है और यहाँ पर कफ रोग उत्पन्न करता है। मतलब जितने भी रिस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेंगी, जुकाम, खांसी, ठीक है, मलगम वगैरह, तो ये सब कहाँ पर देखने को मिलेगी, आपको मार्च से अप्रैल के महीने में देखने को आपको मिल जाएंगी। देन उसके बाद हम अगर नेक्स्ट ऋतु की बात करते हैं तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। अब आएगी हमारी नेक्स्ट ऋतु ग्रीष्म। देखो अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतुचार्य के बारे में, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतुचार्य, ठीक, तो ग्रीष्म ऋतुचार्य में क्या है, पहले ऋतु के लक्षण बताए गए। भाई आप ऋतु के लक्षण, मैंने कहने का मतलब है आप खुद क्या करो भाई, खुद फील करा करो कि अगर कोई ग्रीष्म ऋतु है, मतलब मान लो कि मार्च अप्रैल मई जून का महीना है। मई जून के महीने में क्या होगा कि दक्षिण पश्चिम में कष्टकारी वायु रहती है, मतलब इसमें जो वायु रहेगी वो कष्टकारी रहेगी। भाई लू लगती है ना आपको, तो वो कैसी वायु होती है, कष्ट पहुंचाने वाली होती है। सूर्य की जो गर्मी होती है वातावरण और भूमि को वही गर्म कर रखती है। भाई वातावरण भी गर्म होता है, भूमि भी गर्म होती है, ठीक है। नदियों का जल सूख जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। प्राणी के ज्वर भांति तप्त रहते हैं, मतलब जो भी प्राणी है वो बिल्कुल कैसे रहते हैं, ज्वर के भांति तप्त रहते हैं। और वो उष्ण वायु, धूप और स्वेद, किसकी वजह से, गर्म वायु की वजह से, धूप की वजह से, स्वेद की वजह से। और नदियों में क्या, नदियां मैली हो जाती है, क्योंकि नदी मैली क्यों होती है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है तो जितने भी प्राणी है वो नदियों में जाके नहाते हैं, इसलिए मैली हो जाती है। हिरन पानी की खोज में व्याकुल रहता है, क्योंकि हिरन को कह रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो सभी को पानी चाहिए होता है और उस टाइम में पानी सूख जाता है, तो हिरन हमेशा पानी की खोज में व्याकुल रहता है। पेड़ पत्ते झड़ने लग जाते हैं, ठीक है। देन उसमें शरीर की स्थिति क्या बताइए, सूर्य अपने प्रभाव से शरीर के सार स्नेहांश को खींचता रहता है। तो सूर्य क्या करता है कि अपने स्नेह, अपने मतलब अपने प्रभाव से सारे स्नेह को खींच लेता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, वो भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक। तो और आपको याद होगा कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर वात दोष का संचय होता है, ठीक है। जो इससे अगले वाले आने वाली ऋतु होगी उसमें इसका प्रकोप होगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो वात दोष का संचय होता है वो ग्रीष्म के अंदर होता है। भाई क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वायु रुक्ष होती है और वात दोष के जो गुण है वो कहीं ना कहीं ग्रीष्म ऋतु के गुण से मिल जाते हैं, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं वात को बढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वात को भी यहाँ पर प्रकोप होने लग जाता है। और दूसरा याद रखना है भाई, जब गर्मी है, अभी का मान लो, अभी का जो मंथ चल रहा है वो अप्रैल चल रहा है, ठीक है। इससे मान लो कि जो नेक्स्ट मंथ है वो ग्रीष्म
ग्रीष्म का ऋतु 4 इकाई है, मई जून वाले जो होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होगा कि आपकी बॉडी में बिल्कुल भी बल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सूर्य है वो सारे हाइड्रेटेड पार्ट को, सारे स्नेहंस पार्ट को सोख लेता है। ठीक है, तो इसलिए आप बार बार पानी पीते रहते हो, लिक्विड चीज ज्यादा पीते हो इन ऋतुओं के अंदर। 7 या आर के अंदर बात करते हैं हम, तो रस कौन सा होता है? मधुर रस। तो रस में कौन सा करना है कि मधुर रस आपको सेवन करना है। कौन सा करना है? मधुर रस। अब मधुर रस क्यों करना है? ऑब्वियसली बात है, इसमें कफ का संचय हो रहा है, कफ का संचय हो रहा है, लेकिन हम कफ का संचय हो रहा है, बल का हासिल होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के अंदर सबसे कम बल होता है। और मधुर क्या करता है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बल का कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करेगा, और आपको बॉडी को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं वात को भी संचय जो हो रहा था उसको भी कम करेगा। उसमें गुण क्या है भाई? शीत। भाई गर्मी में थोड़ा ठंडा पानी पियो ताकि बॉडी को थोड़ी प्रसन्नता मिले, आनंदित हो। या फिर द्रव चीज लिक्विड चीजों को ज्यादा खाइए और लघु चीजों को ज्यादा खाइए। लघु क्यों खानी है ज्यादा? क्योंकि आपकी अग्नि मंद है, भारी चीजों को नहीं पचा पाएगी। दूसरा, स्नेक चीजों को खवाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में थोड़ा बल भी उत्पन्न हो सके। अब इसके एग्जाम्पल दिए गए 7 आर के अंदर साले चावल हो गया, जंगल और पक्षी का मांस हो गया, उदमंत हो गया। अब उदमंत क्या होता है कि अगर आप शर्करा में जल का सत्तू मिलाते हैं, देखो यहाँ पर सत्तू कई प्रकार का होता है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो भुने हुए चने का सत्तू की बात करते हैं। क्योंकि जो भुना हुआ चना है उनको अगर इसका पाउडर फॉर्म बना ले, उसको ठंडे जल के साथ और इसमें कुछ शर्करा वगैरह मिला के साथ उसका सेवन किया जाता है, तो उसे हम उदमंत कहते हैं। फिर कोई भी शीतल पेय आप पी सकते हो, जैसे कि नींबू पानी हो गया या फिर कोई भी। ठीक है सर, फिर खीर हो गई, ये मैंने थोड़ा कुछ गलत लिखा, खीर। ठीक है, खीर खा सकते हो, मिठाइयाँ खा सकते हो। देखो मैंने बताया कि जितने भी मधुर आइटम है वो आप खा सकते हो। शीतल दूध पी सकते हो शर्करा के साथ, छाछ घृत का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर मुनक्का खजूर गन्ने का रस पी सकते हो, और नारियल जल का सेवन। देखो गन्ने का जूस तो आपने पढ़ा ही होगा बहुत ज्यादा, कि जब गर्मी आती है तो वही आपके 12 आवाज आने लगती है कि 20 रुपए का बड़ा गिलास, ऐसा ही कुछ होता है ना कि 30 रुपए का गन्ने का जूस बड़ा गिलास है, इस तरह से। तो ये तो काफी यार, काफी पिया करो, गन्ने का जूस काफी अच्छा होता है। ठीक है, जो गन्ने का जूस इच्छु रसन इसको जो बोलते हैं, मूत्र जनन नाम होता है। ठीक है, मुनक्का खाया करो, खजूर खाया करो, कहीं ना कहीं वो आपकी अग्नि को भी तीव्र करने का काम करेंगे। और नारियल जल का भी आपको यहाँ पर सेवन करना चाहिए। ठीक है, नारियल में बहुत सारे पौष्टिक आहार तत्व होते हैं जिनको आपको जरूर सेवन करना चाहिए। देन उसके बाद A7 आर के अंदर बताया गया है कि आपको यहाँ पर कटु आंवल लवण का सेवन नहीं करना। भाई ऑब्वियस ही बात है कि तीनों ऐसे रस होते हैं जो कहीं ना कहीं पित्त का प्रकोप करते हैं, कटु भी, आंवल भी, लवण भी। और इसमें क्या हो रहा है भाई, इतनी सारी गर्मी है, पहले इतनी बॉडी आपकी हीट हो रही है, और आप ऐसे आर का सेवन करोगे तो आपकी क्या ही हालत होगी, आप खुद सोच सकते हो। देन उसमें बताया उष्ण गुरु और उच्च। तो यहाँ पर आपको उष्ण गुरु और उच्च का, देखो उष्ण का सेवन नहीं करना है, गर्मी बहुत ज्यादा है। गुरु का सेवन नहीं करना है क्योंकि आपकी अग्नि मंद है। रुक्ष का सेवन नहीं करना है क्योंकि आपकी बॉडी वात का पहले ही बहुत ज्यादा संचय हो रहा है। और जो ग्रीष्म ऋतुचार्य होती है उसमें बहुत ज्यादा रुक्षता होती है, क्योंकि वो आदान काल की ऋतु होती है। ठीक है, अब इसमें उदाहरण जैसे कि मग। अब मग का सेवन आप ग्रीष्म ऋतु में नहीं कर सकते हो। देखो कोई भी जो अल्कोहलिक पर्सन है, अगर वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर यानी मई जून के अंदर अल्कोहल का सेवन करता है तो वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से रिस्क ले रहा है, क्योंकि जो मग होती है वो उष्ण होती है, तीक्ष्ण होती है। ठीक है, और आपकी अग्नि भी वहां पर मंद होती है, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने बताया है कि हमें ग्रीष्म ऋतुचार्य में मग का सेवन नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं शीतल बिहार की और असेवनीय बिहार की, सॉरी शीतल नहीं, सेवनीय बिहार की। तो इसमें शीतल वायु जल का प्रयोग कर सकते हो, और दिन शीतल स्थान पर निवास कर सकते हो, रात्रि में खुले स्थान पर, रात्रि के खुले स्थान पर सो सकते हो। भाई आपने देखा होगा कि गर्मी हो गई, छतों पर लोग सोते हैं। ठीक है, ठंडे आर सोते हैं, एसी वगैरह चला लेते हैं, दिव्य शुभन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो है ये एक ऐसी ऋतु होती है जहाँ पर दिव्य शुभन के लिए बताया गया है। अब देखो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि जो गर्मियाँ होती है उनमें जो रात होती है वो छोटी हो जाती है, दिन बड़े हो जाते हैं। ठीक है, पहला रीजन तो ये होगा कि रात छोटी हो गई, दिन बड़ा होगा। दूसरा रीजन ये होता है कि इसमें हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रुकता रहती है, क्योंकि वो आदान काल की ऋतु होती है। तो कहीं ना कहीं हम इसको थोड़ा सो के अपनी बॉडी में स्पार्क ला सकते हैं, स्निग्धता ला सकते हैं। और सूती वस्त्र धारण करना चाहिए। देखो मुझे नहीं लगता ये चीजें मैं एक्सप्लेन करूँ कि सूती वस्त्र क्यों पहनना चाहिए। भाई गर्मी ज्यादा है तो हल्के कपड़े ही पहनोगे। ठीक है, चंदन का लेप करोगे, क्यों करोगे, ठंडा होता है। तो ये सब चीजें, मोतिया और मनी, मोती मनी भी ठंडी होती है, पुष्पों का सेवन करना चाहिए। ऐसे अपनी बाहर के अंदर बात करें तो यहाँ पर धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। भाई कौन ही ऐसा पागल होगा जो मई जून के अंदर धूप का सेवन करेगा, कोई नहीं करेगा। ना ही उष्ण चीज का सेवन करेगा, ना ही मैथुन करना चाहिए, ना ही आपको व्यायाम करना चाहिए। तो ये होगा ऐसे अपने घर के अंदर। देखो अभी अपन ने किन किन ऋतु की बात कर ली है। अपन ने अभी सबसे पहले हेमंत ऋतु की, देन शिशिर ऋतु की, देन बसंत ऋतु की, देन ग्रीष्म ऋतु की, ये 4 ऋतु की बात कर ली है। और हमारी वर्षा और शरद ऋतु रह चुकी है। देखो वर्षा ऋतु की बात करने से पहले, इससे पहले एक और ऋतु आती है जिसको हम बोलते हैं प्रावट ऋतु। ठीक है, अब मैं इसको आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो जो प्रावट ऋतु है ना, वो प्रावट ऋतु का जो वर्णन है आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 6ठे अध्याय में किया था, जो आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, देन
और उसमें आपको और क्या चीज़ ध्यान रखनी है ये भी मैं बताता हूँ आपको। देखो अभी, देखो ऑब्वियसली तो हमारे सिक्वेंस के अनुसार ग्रीष्म के बाद वर्षा आनी चाहिए, लेकिन वर्षा से भी पहले एक और ऋतु आती है जिसका प्रावट ऋतुचार्य है, जिसका वर्णन केवल आचार्य सुश्रुत ने ही किया है। उन्होंने बताया है कि जो वात का जो प्रकोप होता है, देखो हम जनरली क्या मानते हैं कि जो वात का प्रकोप है वो किस में होता है, वर्षा ऋतु में होता है, लेकिन यहाँ उससे वर्षा ऋतु से भी एक पहले आने वाली जो ऋतु होती है वो प्रावट ऋतु में होती है, जिसमें बताया गया है कि उसमें मेनली वात का प्रकोप यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें ऋतु के लक्षण क्या बताए गए, मेघ व्याप्त रहते हैं, बिजली की चमक बरसने लगती है, भयंकर गरजने लगती है। भाई वर्षा ऋतु की जस्ट थोड़ी सी पहले की ऋतु होती है, सेम जो वर्षा ऋतु में होगा वो सेम इसी के अंदर भी कहीं ना कहीं सिमिलरिटी देखने को आपको मिलती है। भाई वर्षा के अंदर क्या होता है, बादल होते हैं, बिजली कड़कती है, आंधी चलती है, वो सब चीज़ें। अब इन सारी की स्थिति क्या होती है कि ग्रीष्म ऋतु में संचित हुआ वायु का प्रकोप होता है। भाई सीधी सी बात है, ये चीज़ तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या हो रहा था, वात उसका संचय हो रहा था। तो इसकी जस्ट नेक्स्ट अगले आने वाली ऋतु में क्या होगा, इसका प्रकोप होगा। जैसे यहाँ पर ग्रीष्म लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वर्षा ऋतु का हुआ तो वर्षा में प्रकोप होता है, लेकिन वर्षा से पहले एक ऋतु होती है जिसमें हम यहाँ पर वात का प्रकोप मानते हैं। अब इसकी चिकित्सा क्या है, भाई वात बढ़ रहा है तो वात नाशक उपचार करेंगे, तो वही फिर से दो ट्रीटमेंट है, एक शोधन एक समन। शोधन करेंगे तो अवस्थित से, समन करेंगे तो तेल से, ठीक है। सेवनी आहार की बात करते हैं तो भाई देखो इसमें क्या आ रहा है, वात दोष बढ़ रहा है, तो वात दोष बढ़ रहा है तो वात दोष को कमन करने के लिए हमें ऐसे आहार का सेवन करना पड़ेगा जो वात दोष को समन करे, जिनके अंदर हमारे तीन ही रस आते हैं, एक होता है मधुर, एक होता है अम्ल, एक होता है लवण, ठीक है। अगर ये भी चीज़ आपको नहीं पता है तो मैं एक बार इसको आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखो कुछ को शायद नहीं पता होगा, देखो 6 रस होते हैं, मधुर होता है, अम्ल होता है, लवण होता है, कटु होता है, तिक्त होता है, कषाय होता है। ये जो ऊपर के 3 रस होते हैं वो कफ को बढ़ाने का काम करते हैं और वात को शमन करने का काम करते हैं। कटु, तिक्त, कषाय ये कफ को कम करते हैं, वात को बढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अम्ल होता है, लवण होता है, कटु होता है, ये जो 3 रस होते हैं वो पित्त को बढ़ाते हैं। बाकी का जो मधुर है, तिक्त है, कषाय है, ये 3 क्या करेंगे, ये हमारे पित्त को शमन करने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो मैं फर्स्ट ड्रॉप में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गुण की बात करें तो गुरु और अभिसंधि का यहाँ पर आपको ऐसे आयुर्वेद का सेवन करना होता है, ठीक है। तो ठीक, अब इसमें उदाहरण देखते हैं कि पुराने साले चावल और साटी चावल का आपको प्रयोग करना है, गोधूम में भी आपका प्रयोग करना है, जल और दूध को। देखो एग्जाम्पल आपको सभी को याद रखने ही रखने हैं, चाहे रटो चाहे कैसे भी करो, अपन को नहीं पता है, या अपने दौरे से बनाओ, बना भी सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। क्योंकि बिना एग्जाम्पल को आपको यहाँ पर कोई नंबर मतलब मिल जाएंगे, लेकिन वो बात अच्छी नहीं लगेगी। कहते हैं ना कि किसी चीज़ के बिना कोई चीज़ अधूरी लगती है। अगर एग्जाम्पल के बिना आप बताते हो कि रस का बता दे, लेकिन आपने एग्जाम्पल नहीं बताई तो वो चीज़ अधूरी लगेगी। तो इसलिए जल, दूध, पान, तेल, घृत और मांस रस का प्रयोग पुराने ऐसा वरिष्ठ। देखो मैं फर्स्ट प्रॉफ के अंदर भी आपको समझा चुका हूँ, और अगर आपको यहाँ से भी समझ में नहीं आता फर्स्ट प्रॉफ का और देखना, बिल्कुल वहाँ पे और भी बेसिक से मैंने बताया था एग्जाम्पल को किस तरह से आप समझ सकते हो, वो सब चीज़ें। वैसे तो मैं यहाँ पर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी पूरा कंटेंट अच्छे से दे सकूँ, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सेवनी आहार हो गया, फिर सेवनी आहार हो गया, फिर हम असेवनी आहार की बात करते हैं। तो यहाँ पर मधुर और लवण का सेवन कर रहे थे, यहाँ पर कटु, तिक्त, कषाय का सेवन करेंगे। तो गुण की बात करें तो रुक्ष और शीत हो जाएगा। तो यहाँ पर नए अन्न हो गया, उद्वंत हो गया, शीतल जल का प्रयोग आपको यहाँ पर नहीं करना है। देखो याद रखना है कि वर्षा ऋतु के अंदर सत्तू का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सत्तू में कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि थोड़ा सा नमी होने की वजह से सत्तू खराब हो सकता है, ठीक है। और नए अन्न का भी आपको सेवन नहीं करना है। देन उसके बाद असेवनीय विहार के अंदर कह रहे हैं कि आपको सीधी वायु और आतप का सेवन नहीं करना है, दिवस नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है, ठीक है। सेवनीय विहार के अंदर क्या है, स्नेह, स्वेदन और वस्त्र का प्रयोग कर। देखो तीनों ही क्या होते हैं, कहीं ना कहीं बात को शमन करने वाले होते हैं, स्नेह, स्वेदन और वस्त्र का प्रयोग, ठीक। देखो अब हम बात करते हैं अपनी वर्षा ऋतुचार्य के बारे में। तो वर्षा ऋतुचार्य, अब वर्षा ऋतुचार्य में क्या बताया गया है कि इसमें जो ऋतु के लक्षण बताए गए हैं कि जो मानसून, देखो मानसून किस में आता है, तो याद रखना है कि वर्षा ऋतु के अंदर ही हमारा मानसून आने लगता है, ठीक है। और मानसून को वारुण वायु भी कहते हैं। बादल क्या होते हैं, सूर्य न आकाश छिपे रहते हैं, मतलब ठीक है, मतलब जो सूर्य है अब आकाश छिपे रहते हैं, मतलब बादलों से वो सूर्य और आकाश छिपे होते हैं। भाई सीधी सी बात है, कमल खिल जाते हैं, नदियां भर जाती है, मेघ गरजने लगते हैं, इंद्रधनुष दिखता है बारिश के समय में, और बारिश में आपको बिजलियां भी चमकती देखने को मिल जाएंगी। शारीरिक स्थिति बात करते हैं तो मैंने बताया कि वर्षा ऋतु के अंदर सबसे हमारा हीन बल होता है। देखो ग्रीष्म और जो वर्षा ऋतुचार्य है, दोनों ऋतु के अंदर आपका जो बल होता है वो सबसे कम बल होता है, हीन बल होता है। और अग्नि भी कैसे होती है, अग्नि भी मंद होती है इन केसेस में, ठीक है। और वात आदि अन्य दोष प्रकोपित हो जाए। देखो यहाँ पर वात आदि
अन्य दोष बोला गया है। यहाँ पर मेनली जो वात आपका प्रकोपित होता है, लेकिन वात के साथ पित्त और कफ भी प्रकोपित हो जाते हैं, जिस वजह से हम बोलते हैं त्रिदोष कफकुपित। ठीक है, तो आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी ऐसी ऋतु होती है जिसके अंदर तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, तो आप गांठ बांध लेना कि वर्षा ऋतु के अंदर तीनों दोष प्रकोपित होते हैं। अब इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ कि तीनों दोष कैसे प्रकोपित होते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो सूर्य की उष्णता भाई भाई मई जून जुलाई और अगस्त का महीना होता है। वर्षा ऋतु चलेगा करीब करीब जुलाई अगस्त, और जुलाई अगस्त में भी काफी अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो सूर्य की उष्णता से क्या होगा, जो भूमि है वो तप जाएगी। ठीक है, भूमि तप जाएगी। अब जैसे ही भूमि तप गई तो अब वर्षा पड़ी, भाई गरम गरम भूमि पर जब कोई पानी डालेगा या वर्षा पड़ेगी, पानी की बूंदें गिरेंगी, तो वहां से गरम गरम भाप निकलेगी। उन गरम गरम भाप से वो हमारी बॉडी में भी कहीं ना कहीं आएंगी, वही पूरे इन्वायरमेंट में है, तो उसे पित्त और कफ का यहाँ पर प्रकोप बताया गया है। ठीक है, देन उसके बाद तेज बारिश होगी, तेज वर्षा से वात और कफ का प्रकोपित होगा, और उसके बाद जल की अम्लता से यहाँ पर, क्योंकि जल की अम्लता से क्या होगा, वात और पित्त होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जल की अम्लता कैसे, भाई मैं आपको बता चुका हूँ। देखो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो यहाँ पर जो वर्षा ऋतु है मधुर अम्ल होती है। वर्षा ऋतु में कौन से रस की उत्पत्ति होती है, अम्ल रस की उत्पत्ति होती है। तो वहां से क्या होगा, वात और पित्त कुपित हो जाएंगे। ठीक है, वात और पित्त कुपित हो जाते हैं। समझ रहे बात को, तो इस तरह से। ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है किताबों में, मतलब जैसे बताया गया था कुछ कुछ इस तरह समझाने की मैंने भी आपको पूरी कोशिश की है। तो आपको याद रखना है कि जो गरम गरम भापें आती है, उन मतलब गरम भाप क्यों आ रही है, भाई गरम भूमि पर अगर आप कोई पानी डालोगे या बोन डालोगे तो उसमें गरम भाप निकलेगी, जिससे पित्त और कफ का प्रकोपित होता है। देखो मेरे को पित्त को तो समझ में आता है, लेकिन कफ का मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आया था। ठीक है, ऑब्वियसली यार कफ कैसे प्रकोपित हो जाता है जब कोई आपकी गर्म भाप लग रही है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ऐसा मानना हो सकता है कि जो उष्ण है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का जो कफ है उसको प्रकोपित कर रही है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो कफ डिपॉजिट हुआ होगा आपकी बॉडी में उसको प्रकोपित कर रही है। और पित्त तो आप समझ ही गए हो, तेज वर्षा से कहीं ना कहीं वात और कफ प्रकोपित हो रहा है। ठीक है, और मतलब कफ, इसलिए यहाँ पर भी कफ ऐसा प्रकोपित मैंने माना है, लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा कि यही रीजन है, ये लिखा हुआ था। तो इसका ऐसा रीजन हो सकता है कि जो कफ है वो अपने स्थान पे था, लेकिन वायु की वजह से वो अपने स्थान से जाकर दूसरे स्थानों पर चला गया और मार्ग अवरोध कर रहा है। ठीक है, और जल की अम्लता से वात और पित्त का प्रकोपित हो रहा है। इस तरह से तीनों दोष यहाँ पर प्रकोपित बताए गए हैं। ठीक है, आपको भी इसी तरह से लिखना है। देन इसके बाद हम बात करते हैं सेवनीय विहार के बारे में। वमन, विरेचन, वस्ती, उत्सादन, धूमपान। विहार के बारे में बताया गया, ना कि आहार के बारे में। देखो यहाँ पर वमन करा सकते हो, विरेचन करा सकते हो, वस्ती करा सकते हो, उत्सादन करा सकते हो, एंड धूमपान करा सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अगरू का लेप करना चाहिए, और शीत, वर्षा, मच्छर, छिपकली रहित स्थान से निवास करना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, जब वर्षा पड़ती है तो बहुत ज्यादा मच्छर, छिपकली सब आपको देखने को मिल जाती है। ऐसे भी विहार के अंदर आपको नदी जल में स्नान और मतलब नदी के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। भाई ऐसे नहीं है ना, मतलब क्यों नहीं करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है यार, कि जैसे मान लो देखो यहाँ पर एक तालाब है। ठीक है, यहाँ पर एक तालाब है, यहाँ पर क्या कोई पेड़ पौधे है, कीचड़ है, पकड़ है, कुछ भी है यहाँ पर। इस तालाब के चारों ओर कुछ भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर ये बादलों से बारिश पड़ी, अब बादलों से बारिश पड़ी तो बारिश में जो भी यहाँ पर इस मिट्टी के अंदर जो भी कीचड़ था, मिट्टी थी, कीटाणु थे, बैक्टीरिया थे, फंगस थे, मतलब जो भी था वो सारा ऐसे पानी बह बह के इस सारे तालाब में आ गया। तो इस पहले तालाब शुद्ध था, लेकिन इनकी वजह से क्या होगा, तालाब फिर से क्या होगा, गंदा हो गया। इसलिए बताया गया नदी जल में स्नान नहीं करना चाहिए, ना ही व्यायाम करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बल ही नहीं है भाई आपकी बॉडी में। पैदल नहीं चलना चाहिए क्योंकि उससे वात बढ़ता है, और वात बढ़ता है तो पहले ही आपकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है। मैथुन भी नहीं करना चाहिए, मैथुन से भी वात बढ़ता है। दिवस सुपन नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी की जो अग्नि है वो मंद है, और रिवर्स सेवन करने से और भी ज्यादा मंद हो जाएगी। और ओट्स का सेवन भी नहीं करना चाहिए जो घास पे होते हैं सुबह सुबह, सूर्य की किरणों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं सेवनी आहार के बारे में। तो सेवनी आहार में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं कि आपको मधुर अम्ल लवण का सेवन करना है, स्निग्ध और उष्ण चीजों का सेवन करना है। ठीक है, देखो एक काम करना है, प्रावट और वर्षा ऋतुचार्य को आप एक बार थोड़ा सा आप सरसरी निगाहों से देखना कि इसमें कहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, फिर आपको पता लगेगा। देन उसके बाद गुणों भी बताए गए, वात और क्लेदक युक्त प्राणशाली चावल, गोधूम एवं जव का प्रयोग, संस्कृत उष्ण पेय का, गर्म पकौड़े या तेल पदार्थों का सेवन, जल को उबालकर पीना, पुराने आशा वरिष्ठ का सेवन, जल और भोजन सेहत में क्लेदनाशक और त्रिदोनाशक होता है। ठीक है, तो ऐसे आहार के अंदर कह रहा है कि कटोरी कसाई का सेवन नहीं करना है, अति द्रव का, उद्मंत का, वर्षा नदी जल का, पेय और गाजर का सेवन नहीं करना। देखो मैं काफी यार मेरा पीक हो गया है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि बेसिक सी चीजें है, मैं इनको कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें आपको आती है। और नहीं भी आती है तो फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आए, कोई भी ऐसी चीजें ना हो जो आपको समझ में ना आए। अगर कोई फिर भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में वेलकम है, वहां पर आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा यार सभी को जवाब दे सकूं। देखो अब हम बात करते हैं शरद ऋतुचार्य की। अब देखो शरद ऋतुचार्य में आपको बता चुका हूँ, इसमें पित्त का प्रकोप होता है। देखो ये एक बार दिखा देता हूं मैं आपको
कि शरद में किसका प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि शरद ऋतु, इसमें ऋतु के लक्षण क्या है। अब ऋतु के लक्षण क्या है कि आप यहाँ पर सूर्य पिंगल वर्ण का होता है, ठीक है, सूर्य किसका होता है, पिंगल वर्ण का होता है। भाई ये जरूर करीब करीब सितंबर और अक्टूबर का महीना है। सितंबर और अक्टूबर महीने में आप फील करो कि सूर्य कैसा होता है, कहीं ना कहीं पिंगल वर्ण का होता है, थोड़ा उष्ण भी रहता है, और सूर्य की जो सीधी किरणें वो पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक है। मतलब इस टाइम पे जो सूर्य की जो सीधी किरणें है वो डायरेक्टली पृथ्वी पर पड़ रही है। आकाश में श्वेत बादलों से निर्मल दिखाई देता है, ठीक है। देन उसके बाद पृथ्वी कीचड़ युक्त होती है। ताल भाई पृथ्वी कीचड़ युक्त क्यों होगी, क्योंकि अभी वर्षा पड़ी है, वर्षा के आने बाद डायरेक्ट सर्द आ गई है। जो पहले पानी इकट्ठा हुआ होगा वो धीरे धीरे सूखेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीचड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तालाब जल निर्मल दिखने को मिलेगा, कमल हंस मछली दिखने लगने लग जाते हैं। शारीरिक स्थिति क्या बताई है, वर्षा एवं शीत के अनुकूल हुए शरीर में अचानक सूर्य की गर्मी से संचित पित्त कुपित हो जाता है। देखो यहाँ पर वर्षा ऋतु के अंदर क्या होता है, वर्षा पड़ी थी, वर्षा पड़ी थी कहीं ना कहीं थोड़ी ठंडी आती है, तो थोड़ी ठंडी सी होती है। अब जैसे थोड़ी ठंडी हुई तो उससे अगले वाले आने वाले ऋतु में सितंबर और अक्टूबर में सूर्य के डायरेक्टली आपकी बॉडी पर गिरेगी, जिससे वो क्या करेगा कि जो भी पित्त संचित होता है, पित्त उसको क्या कहीं ना कहीं कुपित कर देता है। सही, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपको इसमें ध्यान रखना है कि शरद ऋतुचार्य के अंदर आपका बॉडी में पित्त प्रकोपित हो जाता है, ठीक। देन उसके बाद सेवनी आहार के अंदर हम बात करते हैं, रस मधुर तिक्त कषाय का सेवन करना है, गुण शीत रुक्ष और लघु का सेवन करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि इसमें पित्त प्रकोपित हो रहा है, और तीनों रस क्या होते हैं, पित्त को कम करने वाले होते हैं, ठीक है। देन साली चावल, साठी चावल, गोदून, यह मुदुक, आमल की द्राक्षा, शर्करा, जांगल, पक्षियों का मांस, तिक्त द्रव्यों का सेवन, खीर, मिठाई, दूध का सेवन। देखो जितने भी मीठी चीज है और जितने भी तिक्त रसायन सेवन है वो सारे कहीं ना कहीं पित्त को कम करते हैं। हंसोदक का प्रयोग, देखो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी ऋतु होती है जहां पर हंसोदक का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना शरद ऋतुचार्य के अंदर हम हंसोदक का प्रयोग करते हैं, हंस सिद्धू का प्रयोग। देन असेवनीय आहार के अंदर हम बात करते हैं तो अम्ल लवण कटु का सेवन करते हैं, गुण उष्ण तीक्ष्ण का, अधिक भोजन का सेवन नहीं करना है, अधिक तेल का प्रयोग नहीं करना है, वसा का प्रयोग, मक्खन, दधी, अधिक मसाले वाला क्षार का प्रयोग नहीं करना है। तो ये भी बताया गया है कि अमूल लवण कटु का प्रयोग नहीं करना है, उष्ण तीक्ष्ण का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो देखो मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी चैप्टर को कंप्लीट कर दूं, क्योंकि आपका काफी टाइम यहाँ पर जा रहा है और आपका टाइम बहुत कीमती है। तो अब हम बात करते हैं शरद ऋतुचार्य के अंदर हमने बात करी हंसोदक की। देखो अब इस हंसोदक को हम असुंदक भी बोलते हैं। देखो हंसोदक आचार्य चरक ने बोला है और असुंदक भावप्रकाश ने बोला है। एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अंशुदक वर्ड जो किस आचार्य ने दिया है, तो भावप्रकाश। यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगी अंशुदक का वर्णन कीजिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो अंशुदक है वो हंसोदक का ही नाम होता है। देखो ये पहले मैं बता चुका था, हंस प्लस उदक, मतलब ऐसा, उदक का मतलब होता है वाटर, पानी, मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर जो हंस है वो तैर सकते हैं, तो वो स्वच्छ पानी होगा। देखो जब भी आपने हंस को तैरते हुए देखा होगा तो ऐसे तालाब में या जहां पर भी देखा होगा वो स्वच्छ पानी के अंदर ही आपको तैरते हुए देखने को मिलेंगे। तो उसी से यहाँ पर रिलेट किया गया है उस हंसोदक को। यहाँ पर श्लोक है जो कि आप काफी इंपॉर्टेंट आपको याद करना है कि दिव्य सूर्यांशु स तप्तम, मतलब बताया गया है कि दिन में वो पानी सूर्य की तप से तपा हुआ होना चाहिए, मतलब सूर्य से तपा हुआ होना चाहिए। एंड निशी मतलब रात में चंद्रासु शीतलम, मतलब रात में वो चंद्रमा से शीतल होना चाहिए। भाई दिन में सूर्य से वो पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक बाथ टब है, ठीक है, ये एक बाथ टब है, इस बाथ टब में मैंने पानी भर दिया है या माट का जो भी है, तो अब यहाँ पर दिन में क्या हो रहा है, सूर्य की किरणों से तप्त हो रहा है। अब रात में क्या हो रहा है, वो चंद्रमा से तप्त हो रहा है। देन उसके बाद कालीन पगवम, मतलब वो पूरी तरह से उसका काल से पाक हो जाना चाहिए। एंड निर्दोषम, मतलब दोष रहित होना चाहिए। एंड अगस्त्यम निर्विकारस्तम, और बताया चाहिए कि अगस्त्य नक्षत्र के प्रभाव से विषरहित हो जाना चाहिए, ठीक है। अगस्त्य नक्षत्र के प्रभाव से वो कैसा हो जाना चाहिए, वो निर्विष हो जाना चाहिए। देखो अपन ने अभी देखो देन इसके बाद हम बात करते हैं निर्दोष, मतलब दोष रहित होना चाहिए ना। अगस्त्य नाक्ष विशेष कृतम, मतलब कह रहे हैं अगस्त्य नक्षत्र से वो प्रभाव से विष रहित होना चाहिए। ये श्लोक आपको इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी लिखी हुई है कि दिन में सूर्य की किरणों से गर्म होना चाहिए, रात में चंद्रमा की किरणों से ठंडा होना चाहिए, काल सर्प से पका होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए, और अगस्त्य नक्षत्र के प्रभाव से विष रहित होना चाहिए। ऐसे जल को अंशोदक कहते हैं। अब इसका लाभ क्या है कि शरद ऋतु में निर्मल और पवित्र होता है, स्नान कर सकते हैं, पान कर सकते हैं और अवगाहन कर सकते हैं, क्योंकि वो अमृत और यहाँ पर अमृत और उत्तम होता है, ठीक है। उत्तम और अमृत के समान ये माना गया है। देन हम बात करते हैं ऋतु संधि के बारे में। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से आचार्य ऋतु संधि का वर्णन क्या है, तो आचार्य भागवत ने इसका वर्णन किया गया है। अष्टांग अध्याय के सूत्र स्थान के 4थे चैप्टर में ऋतुचर्या के अध्याय में आपको देखने को मिलेगा ऋतु संधि। तो वर्तमान ऋतु के अंतिम सप्ताह और आगामी ऋतु के प्रथम सप्ताह में कुल 14 दिन के काल को ऋतु संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी अपन बात करते हैं अभी कौन सा ऋतु चल रहा है, सॉरी अभी कौन सा महीना चल रहा है, 15 अप्रैल चल रही है ना अभी अपन, चल ठीक है, अप्रैल चल रही है, अप्रैल, और इसके बाद चलेगा मई,
ठीक है। इसके बाद चलेगा मई, और अब मार्च मैंने आपको बताया था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो मार्च अप्रैल, तो अप्रैल में कौन सी ऋतु होती है? अपनी बसंत ऋतु होती है। और अब मई में चल जाएगा, मई जून में कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, वर्तमान ऋतु की अंतिम सप्ताह, मतलब इस ऋतु का अंतिम सप्ताह, ठीक है, मतलब करीब करीब मान लो ये इसका लास्ट वीक, और आने वाली ऋतु का, आगामी ऋतु का, आने वाली ऋतु का पहला सप्ताह, इसका फर्स्ट वीक, इसका लास्ट वीक, इसका फर्स्ट वीक, इसके 7 डेज, लास्ट वीक के इस फर्स्ट वीक के इसके 7 डेज, तो टोटल मिला के 14 डेज। इन 14 डेज को हम कहते हैं यहाँ पर ऋतु संधि, ठीक है। ऋतु का जुड़ना, भाई संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो यहाँ पर दो ऋतु आपस में जुड़ रही है। अब इसका महत्व क्या है? देखो, इसका महत्व ये है कि आप बसंत ऋतुचार्य के अंदर कैसे आहार विहार का सेवन कर रहे हैं। आप यहाँ पर कहीं ना कहीं लघु आहार का सेवन कर रहे थे, आप यहाँ पर ऐसे आहार का सेवन कर रहे थे जो कहीं ना कहीं कफ को कम कर सके, कटु तिक्त कषाय का सेवन कर रहे थे जो कहीं ना कहीं बॉडी को समन कर सके, रूपचन का सेवन कर रहे थे। लेकिन जो इससे अगली आने वाली जो ऋतु है, ठीक है, जो इसमें ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में आप इनका सेवन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वात दोष का प्रकोप हो जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं वात प्रकोप होने लगता है। तो इसलिए बताया गया है कि जो वर्तमान ऋतुचार्य है उसको आपको धीरे धीरे करके परित्याग करना है। जो आगामी ऋतुचार्य है उसका कर्मश आपको पालन करना है। वो कब कर पाओगे? जब आपको ऋतु संधि का ज्ञान होगा, ठीक है, क्योंकि सहसा त्याग करने से सेवन से असत में दोनों रोग हो जाते हैं। मतलब एक साथ डायरेक्टली आप यहाँ पर चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। वो कहते हैं ना, जैसे कोई अल्कोहलिक पर्सन है कि बहुत लंबे समय से अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो वो एकदम से छोड़ दे तो उसको विड्रॉल सिंड्रोम देखने को मिल जाते हैं। तो उसी तरह से मान लो कि वसंत ऋतु में आप यहाँ पर ऐसे लघु रूप चार बिहार का सेवन कर रहे हो, और जैसे ही एकदम डायरेक्टली नई ऋतु एकदम नहीं छोड़ सकते आप, आपको उस जो लास्ट वीक था उसमें धीरे धीरे करके छोड़ना है, और जो उसका अगले बार ऋतु जो आने वाला वीक है उसमें धीरे धीरे करके नई चीजों का सेवन आपको करना है उस ऋतु के अनुसार। बात को समझ रहे हो? फिर आता है यम दृष्टा। तो यम दृष्टा में क्या होता है? कार्तिक के अंतिम 8 दिन और मार्गशीर्ष के प्रथम 8 दिन को यम दृष्टा कहते हैं। सिंपल है, ये भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, तो कौन कौन से कार्तिक और मार्गशीर्ष है ना, तो कार्तिक और मार्गशीर्ष, कार्तिक है और मार्गशीर्ष है। तो कहां पर है? देखो यहाँ पर कार्तिक है और मार्गशीर्ष है। अब इस कार्तिक का, ये शरद ऋतु और हेमंत ऋतु की बात ही हो रही है कहीं ना कहीं। तो इसका जो लास्ट वीक, इसके जो लास्ट 8 दिन है और इसके जो शुरुआत के 8 दिन है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? यम दृष्टा। टोटल 16 दिन होते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो क्योंकि इनमें कम भोजन करने वाले जीवित रह पाता है, यम दृष्टा का महत्व बताया गया है कि इस काल के दौरान आपको कम से कम भोजन करना है, और शरद और हेमंत ऋतु की संधि काल कहलाती है यम दृष्टा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऋतु हरितकी का रसायन प्रयोग। ऋतु हरितकी, हरितकी की देखो, पहले हरितकी का हम रस देख लेते हैं कि हरितकी में लवण को छोड़कर 5 रस होते हैं। लघु रुक्ष गुण होता है, वीर्य उष्ण होता है, विपाक मधुर होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि अब हर एक ऋतु के अंदर किस किस चीज का हमें अनुपान करना है। तो बताया गया है कि शिशु ऋतु के अंदर पिपली के साथ हरितकी का प्रयोग करना है, ठीक है। हरितकी, देखो ऋतु हरितकी मतलब हरितकी का सभी के अंदर प्रयोग करना है, लेकिन कुछ उनके साथ अनुपान देना है कि हरित को भी वो पिपली के साथ प्रयोग करना है, बसंत में मधु के साथ प्रयोग करना है, ग्रीष्म में गुड़ के साथ, वर्षा में सैंधव के साथ, शरद में शर्करा के साथ, हेमंत में शुंठी के साथ। कैसे याद करोगे? देखो, शिशिर का तो आपको ध्यान रखना है कि हरितकी को पिपली के साथ प्रयोग करना है, और बसंत में मधु को, क्योंकि बसंत में हम क्या करते हैं, कफ बढ़ जाता है, कफ को समन करने के लिए मधु का प्रयोग करते हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हो। और गैसे ग्रीष्म होता है, गैसे गुड़ होता है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। और देन उसके बाद शरद में जैसे शरद होता है, जैसे शर्करा आप याद रख सकते हो, ठीक है। और हेमंत ऋतु के अंदर ऐसा रख सकते हो, हंस याद रख सकते हो, हंस मतलब शुंठी, इस तरह से जो भी आपका रखना है कि इस तरह से, मतलब थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद ये किसने बताया ऋतु हरित की? याद रखना, आचार्य भाप्रकाश ने इसका वर्णन किया गया है। बेनिफिट क्या होते हैं कि त्रिदोषिक बैलेंस, मतलब इसे तीनों दोष बैलेंस रहते हैं। एक्ट एज ए प्रिवेंटिव रसायन की तरह हम इसे बात कर सकते हैं, जो कि हमारी व्याधि क्षमता को। देन हम बात करते हैं ऋतु विप्रिय के बारे में। तो ऋतुओं में जिन दोषों की वृद्धि होती है उन दोषों के विरुद्ध गुण आहार विहार का सेवन आपको करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया गया है कि यहाँ पर जिस ऋतु के अंदर जिस दोष की वृद्धि होती है, तो वहां पर उस दोष के विरुद्ध आपको आहार विहार का सेवन करना है, ठीक है। ऋतु विप्रिय का सेवन करना चाहिए। इससे हेल्थ इफेक्ट पे क्या होता है ऋतु विप्रिय का? जैसे एलर्जी है, जैसे ट्रिगर ड्यूरिंग सीजनल चेंज, ठीक है। जैसे एलर्जी क्या होती है कि जैसे सीजनल चेंज होता है तो आपको एलर्जी, जुकाम, रनिंग नोज वगैरह देखने को मिलती है। और फ्लू कॉमन कोल्ड इन ड्राई विंटर्स में होता है। डिप्रेशन लिंक टू विंटर में और सनलाइट, और आप कम सनलाइट का एक्सपोजर करते हो और विंटर में जैसे डिप्रेशन ज्यादा होता है। जॉइंट पेन देखने को मिल जाता है, जैसे कि चेंज होता है आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में। तो इसमें क्या करना है आपको? ऋतु विप्रिय मतलब उसके अपोजिट आपको गुण आहार विहार का सेवन करना है, ठीक है। इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।